नमस्कार दोस्तों, रेजोनेंस एडवेंचर्स लिमिटेड की ओर से मैं विकास कौशिक आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन शशांक, जो कि रेजोनेंस के एलुमनी रह चुके हैं और 2005 में आईआईटी बीएचयू, जो उस समय आईटी बीएचयू के नाम से जाना जाता था, वो इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद वहाँ से पास आउट होकर आईईएस और दूसरे एग्ज़ाम्स देकर इस समय ये भारतीय रेलवे में डेप्यूटी चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी सफलता के बारे में और अब जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये किस तरीके का सफलता का संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल सर मेरा, आपकी अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैंने क्लास 11th और 12th कोटा से ही करी थी। मेरे फादर उस टाइम यहीं पोस्टेड थे। जी। माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ और फादर वो पुलिस में है। नाउ ही इज़ रिटायर्ड। और मैंने 11th और 12th में रेजिडेंस से कोचिंग करी थी और उसके बाद आफ्टर 1 year ड्रॉप आई क्वालिफाइड फॉर आईआईटी जेई। तो जो आईआईटी जेई करने का विचार आपके दिमाग में किस तरह से आया और फिर रेजोनेंस का चुनाव किस तरीके से हुआ और यहाँ रहते हुए किस तरीके से आपने मेहनत की कि आपका सिलेक्शन आईआईटी जेई में हुआ। उस समय आईआईटी जेई के नाम से एग्ज़ाम जाना जाता था, आज यस, जेई एडवांस के नाम से जाना जाता है। यस। जब क्लास 10th में था तब मैं मैथ्स, फिजिक्स, दीज वर माई सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो उस टाइम दो ही स्ट्रीम्स आपके सामने होती थी, या तो इधर यू ज्वाइन फॉर यू गो फॉर आईआईटी और यू कैन प्रिपेयर फॉर मेडिकल। तो सिंस मेरी फिजिक्स और मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इन दीज सब्जेक्ट्स, तो आई चोज टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेई। ओके। कोटा में रहते हुए अपनी तैयारी का थोड़ा सा अनुभव शेयर करें, किस तरीके से आपने तैयारी की उस समय, क्योंकि सीट्स भी काफ़ी कम हुआ करती थी। और सबसे अच्छी बात तो जब आपने ज्वाइन किया तब ये आईटी बीएचयू के नाम से जाना जाता था और जब आप पास आउट होकर निकले तो ये आईआईटी बन चुका था, आईआईटी यस, बीएचयू। यस। तो जब किस तरीके से सिलेक्शन जब आपका हुआ तो उसमें आपकी किस तरह से आपने मेहनत की। यस, जब मैंने रेजोनेंस ज्वाइन किया था तो वो रेजोनेंस का वो पहला साल था। मैं स्टार्टिंग के बच्चों में से था रेजोनेंस के। और स्टार्टिंग से ही जो जो मार्गदर्शन हमको यहाँ से मिला, किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे करना है, कि डेली जो आपको उस टाइम डीपीपी होती थी, अब मुझे पता नहीं क्या है, डेली अभी भी प्रैक्टिस डीपीपीज ही हैं। डीपीपीज मिलती थी, शीट्स मिलती थी। तो डीपीपी तो आपको डेली करनी होती थी। शीट्स जो थी वो दैट जब जैसी चैप्टर वो दे यूज्ड टू गिव होमवर्क एट दैट टाइम। तो वो जो पूरा शेड्यूल जो था, जो होमवर्क मिलता था, जो डीपीपीज मिलती थी, जो हमको डेली का काम मिल रहा है, वो काम इतना होता था कि आप जब यहाँ से पढ़ाई करके जब जाते थे घर पे, तो अपना उसमें पूरा निकल जाता था और फिर वो बहुत अच्छे से डिस्कस होती थी क्लास में। तो ऑल अवर डाउट्स यूज टू गेट क्लियर्ड। और जो पढ़ाई का समय तो वही था, क्लासेस उस टाइम तो अपन जो इधर वी यूज टू स्टडी इन क्लासेस, फिर घर जाके थोड़ी देर आफ्टर सम रिफ्रेशमेंट देन वी यूज टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो 11th-12th जो था वो इस तरह से यही दिनचर्या थी। और वर्मा सर जो है वो इतना ज़्यादा पर्सनल ध्यान देते थे सभी बच्चों पे। उनको हर एक का नाम पता होता था क्लास में, वो उनका हर एक के बारे में कि कौन अब पहले उसने किस लेवल पे था और उसका कैसे वो किस हाउ ही इज़ परफॉर्मिंग नाउ, और उसके किसके कहाँ कौन सी वीकनेस है, क्या है। ही यूज्ड टू गिव पर्सनल अटेंशन। तो हम लोग और ज़्यादा मेहनत करते थे। और सिंस वी वर द फर्स्ट बैच, तो हम लोगों पे ध्यान भी अच्छा दिया जाता था। तो उसी का नतीजा था कि हम क्वालिफाई कर गए। शशांक सर, आप वैसे तो भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यूनिफॉर्म आप आर्मी की पहने हुए हैं, तो ये किस तरीके का कनेक्शन है, थोड़ा इस बारे में बताएं। जो भी भारतीय नागरिक है और जो एम्प्लॉयड है, जो सर्विस कर रहा है, वो अपनी भारतीय प्रादेशिक सेना है, टेरिटोरियल आर्मी, जी। उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा भी रेलवे ज्वाइन करने के बाद मेरे को इसका ऑप्शन दिया गया, तो मैं भी इसमें आई वॉज इंटरेस्टेड। तो मैंने भारतीय प्रादेशिक सेना जो है, टेरिटोरियल आर्मी, आई हैव ज्वाइंड इट। और मैं अभी इस समय प्रादेशिक सेना से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं आई एम एम्बॉडीड राइट नाउ। तो इसलिए मैं आई एम इन यूनिफॉर्म राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन से सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ थी और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिसको लगता था कि यार ये नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिजिक्स मेरा हमेशा से स्ट्रेंथ था।
इवन मेरे आउट ऑफ 60 पहले 60 मार्क्स का मेंस होता था, मेरे 54 मार्क्स थे फिजिक्स में। जी। और केमिस्ट्री वाज माय वीकनेस सिंस क्लास 11th। केमिस्ट्री में आई क्वालिफाइड कि जो जो कट ऑफ होता है वो किसी तरह से मेरा केमिस्ट्री में कट ऑफ वो पूरा हुआ। तो केमिस्ट्री का बस होता था कि मेरे को मज़ा भी ना, दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच वी डू, कि अब मेरे को फिजिक्स में मेरे को करने में बहुत मज़ा आता था। तो फिजिक्स की तो मैं जिस चैप्टर की जितनी तरह की बुक्स थी, जितने तरह की शीट्स, दूसरी कोचिंग की शीट्स मैं सब कुछ करता था। केमिस्ट्री जो था उसको मैं बस बिल्कुल बेयर मिनिमम जो पढ़ा दिया, जो डीपीपी कर ली, वो भी मतलब ना जो जहाँ अटक गए तो वहाँ पे थोड़ा सा फिर चलो अब फिजिक्स में केमिस्ट्री में मन नहीं लग रहा, चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग फिजिक्स मैथ्स। इसकी जो तैयारी है उसमें वी हैव टू गिव अटेंशन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। तो अब इधर वी लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स और वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो Right. मेरा तो बच्चों से मेरा यही गुजारिश है कि आप सभी तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर बराबर टाइम दीजिए, और वो करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इसकी जो मेरी जो आईआईटी में जो मैंने मिस्टेक करी, वो जब फिर मैंने जब यूपीएससी का जब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम की जब तैयारी करी, तो समवेयर इट वाज देयर इन माय माइंड। तो उसमें मैंने जब फिर जो हमारे जनरल स्टडीज़, मैकेनिकल और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैंने बिल्कुल बराबर बराबर ध्यान दिया। तो उसमें आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 3rd। ओके, दैट्स ग्रेट। यस। मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि आईआईटी करने के बाद आप, क्योंकि भारतीय रेल सेवा से जुड़े हुए हैं, तो आपने किस तरीके से आईआईटी के बाद अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा और भारतीय रेल सेवा से किस तरह से जुड़े, और अभी आप किस तरीके से, आपकी वर्किंग क्या है इसमें? देखिए, जो अपनी आईआईटी जेई की जो प्रिपरेशन है, उसको इतने ग्राउंड लेवल पे उसमें कंसेप्ट्स पे ध्यान दिया जाता है कि आपके जो वो कंसेप्ट जो बिल्डअप होते हैं जो वो आपको इवन कॉलेज के एग्ज़ाम्स में एंड आफ्टर कॉलेज जो आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, दे विल हेल्प यू इन ऑल द एग्ज़ाम्स। तो मेरी जैसे उसके बाद मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, आई वॉज इन टॉप 100 इन गेट, जो गेट होता है जो उसका। और फिर आपको बताया मैंने यूपीएससी में तो मेरी 3rd रैंक थी ही मेरी। तो वो जो है इट हेल्प्स यू, जो वो कंसेप्ट बिल्डिंग है जो वो आपकी लाइफ लॉन्ग इट विल हेल्प यू। और अभी आफ्टर ज्वाइनिंग रेलवेज मेरा डिपार्टमेंट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं डिप्टी चीफ इंजीनियर हूँ मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में जयपुर में। और वहाँ पर जो 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 रेलवे की वर्कशॉप्स होती हैं जो जी। मैं उन वर्कशॉप्स का मैनेजमेंट और वर्कशॉप्स का जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है फॉर मटेरियल, मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैं वो सब चीज़ें आई मैनेज द वर्कशॉप्स रेलवे। आपने क्योंकि इंजीनियरिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा एग्ज़ाम कहलाता है आईआईटी जेई, वो भी आपने क्लियर किया, और उसके बाद आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्लियर किया, तो आपने दोनों जो देश के बड़े एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर किए हैं। तो आज के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की या इस टाइप के एग्ज़ाम्स यूपीएससी की करते हैं, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करें या किस तरीके से लगातार मेहनत करते रहें ताकि इन बड़े एग्ज़ाम्स को वो क्लियर कर पाएँ? क्या क्या बातें उनको ध्यान रखनी चाहिए या किस तरीके का डिसिप्लिन उनको मेंटेन करना चाहिए पढ़ाई में? देखिए, हर एग्ज़ाम में इसमें क्या है कि हमको एक बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली सबसे पहला तो वी हैव टू सी द सिलेबस, और उस सिलेबस के हिसाब से उसमें उसको बिल्कुल पिन पॉइंटेड कि सिलेबस में जैसे जो टॉपिक है उसके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मुझे, कौन कौन सी बुक्स है। हो सकता है किसी एक बुक में उस सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें मैक्सिमम हो, कुछ चीज़ ना हो, तो वो हमको दूसरी बुक में, या वैसे कोचिंग्स में का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको खुद ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। उसमें द फैकल्टी और जो कोचिंग की जो इतनी बड़ी टीम होती है वो उस पूरी चीज़ का ध्यान रखती है कि आपको एक कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए आपका। बट स्टिल आपको भी अपनी तरफ से कि आप जो है आपको सिलेबस पता होना चाहिए पूरा कि जो कोचिंग हमको ले जा रही है वो किस डायरेक्शन में ले जा रही है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है उससे। दूसरा ये कि जो स्ट्रेस है, वी शुड नॉट टेक स्ट्रेस। अपना जो डेली का काम है, एक बार अपन पीछे छूटने लग जाते हैं, जो डेली की जैसे डीपीपीस हैं वो अगर पेंडिंग होने लग गई, अगर शीट्स पेंडिंग होने लग गई, देन दैट प्रेशर स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। तो आपका जो डेली का काम है, डेली के काम को आप डेली करते रहिए। जो क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिए, डेली की वो है वो करते रहिए।
and then it is very easy. Consistency is the key. Consistency is required, then it becomes very easy. अगर if we are not consistent तो ये it starts getting piling up होता है, then we starts feeling stressed. फिर ये बिल्कुल पहाड़ जैसा लगता है सिलेबस, कि पता नहीं कितना बड़ा सिलेबस है और मैं कैसे कवर करूँगा, कैसे होगा. आप वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक दिन का आप थोड़ा आप करते चलिए, तो जो है इसका रिजल्ट्स, देन यू गेट अ डिफरेंट रिजल्ट्स. जैसे मतलब आई विल गिव माई एग्जांपल ओनली. आईआईटी में मेरी रैंक पीछे थी, क्योंकि मैं भी अब 10वीं 11वीं का बच्चा होता है, उसको ये सब चीज़ें समझ होती नहीं है. तो मैं तो जैसे होता है कि कभी खेलने का मन कर रहा है, किस दिन छूट गया, कभी 2-3 दिन नहीं किया काम, फिर वो टॉपिक ही वो जब आपकी तैयारी में जो वो वीक स्पॉट्स हैं, जो दे स्टार्ट क्रिएटिंग वीक स्पॉट्स, और वो आपको लगेगा सही कि मैंने पढ़ लिया, मुझे आता है, बट जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे या जब आप कुछ करेंगे, देन दे विल सरफेस. वो जो वीक स्पॉट्स हैं, जो आपने जो छोड़ दिया या कुछ चीज़ें स्किप कर दी, वो देन दे विल स्टार्ट सरफेसिंग अप. तो इसलिए, और अपन डेली करें इसको. मैंने जब बाद में जब यूपीएससी की तैयारी में जब किया दिस थिंग, वो तब हो सकता है कि इससे फिर कॉलेज, अब आईआईटी, मैं आपको कुछ आईआईटी के बारे में बताना चाहूँगा. आईआईटी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर नॉट जस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स. आप देखेंगे आईआईटीएंस जो हैं, दे आर इनटू पॉलिटिक्स, they are in administration, they are in biggest management companies, they are in tech companies, they are in they are in research. तो IIT, they are in movie sector also, they are in movies, they are making movies, they are writers, they are authors. IIT में जाके you will get such an exposure. IIT जो exposure provide करती है, there will be so many clubs, and those clubs will be just like professional clubs. वहाँ की जो एक्टिंग होगी, जो एक्टिंग क्लब होगा, दे विल वर्क जस्ट लाइक, जैसे बॉम्बे में जो थिएटर आर्टिस्ट काम करते हैं, वही डेडिकेशन से, उसी डेडिकेशन से काम करेंगे, उसी डेडिकेशन से आपको वो चीज़ें सिखाएंगे. ऐसे म्यूज़िक वाला क्लब होगा, वो भी ऐसा ही करेगा. अगर आपको टेक्निकल साइड में जाना है, तो वहाँ पे रोबोटिक्स क्लब, दे विल मेक रोबोट्स, दे विल मेक फ्लाइंग एरोप्लेन्स, दे विल मेक रेसिंग कार्स, जस्ट लाइक अपन जो सीरियल्स में या जो कॉम्पिटिशन्स देखते हैं डिस्कवरी पे, जस्ट लाइक दैट यू विल फाइंड ऑल दोज फैसिलिटीज़ ओवर देयर इन आईआईटीज़. जो भी आपका इंटरेस्ट है, यू कैन परस्यू इट. जो भी आपने जो आपकी जो आप सोचते हैं लाइफ में करने का, यू कैन ज्वाइन दैट, यू कैन गो अहेड इन दैट. किसी को एनसीसी ज्वाइन करनी, किसी को हॉकी, मेरे को उसके बाद फौज जाना है, तो ही कैन ज्वाइन. वहाँ पे एनसीसीज भी होती हैं, वहाँ पर फ्लाइंग क्लब्स भी होते हैं. बीएचयू में तो देयर इज़ फ्लाइंग स्कूल ऑल्सो, वहाँ पर एरोप्लेन भी है, तो जिसको उड़ाना है वो ही कैन फ्लाई प्लेन्स ऑल्सो एज अ पायलट. तो द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर विच वी गेट इन एन IIT इज़ अनपैरेलल्ड इन इंडिया. तो इसलिए IIT में जाने का मतलब है कि देन द गेट्स, द अपॉर्चुनिटीज़, दे आर ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. जो आपको पसंद आ रहा है, उसको पकड़ के, उसको यू वर्क हार्ड फॉर दैट. वहाँ पर, और वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आप सब लोग देख रहे हो, सब लगते हैं कि सब उठ के सुबह अपने एक चीज़ पे जो भी उनका पैशन है, दे आर फॉलोइंग दैट, उस पर मेहनत कर रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं और दूसरी चीज़ों में मेहनत कर रहे हैं. तो इट गिव्स यू, इट ड्राइव्स यू. और इसीलिए जो IITians का जो सक्सेस रेट है, वो जिसमें एग्ज़ाम में आप जाएंगे, बीट सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, जहाँ पे भी एग्ज़ाम होता है, उसमें IITians दे आर मोर देन 50%. तो इसलिए IIT की जो तैयारी है, इट इज़ नॉट जस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऑफ वन एग्ज़ाम, उसमें इट इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर लाइफ, जिसमें रेजोनेंस और जो अपने जैसे जो ये 11th-12th की जो कोचिंग होती है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट विल गिव यू कंसेप्ट्स, इट विल गिव यू दोज दैट फाउंडेशन विच विल हेल्प यू बिल्ड अप योर लाइफ. जो भी बच्चे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उनके लिए एक सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि IIT न केवल आपका करियर बनाएगी, बट इट विल कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी. आप अपना पैशन को वहाँ पर जी सकते हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. तो सर, आप तो रेजोनेंस के शुरुआती सालों से जुड़े हुए हैं, रेजोनेंस के बहुत ही पुराने एलुमनी रहे हैं. 11 अप्रैल 2022 को रेजोनेंस अपने 21 वर्ष पूरे कर रहा है. और जब आपने रेजोनेंस से आप जुड़े थे, उस समय रेजोनेंस केवल कोटा में हुआ करता था, और
IIT जेई की ही कोचिंग कराता था। 21 वर्षों में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है और अब रेजोनेंस जेई, एडवांस जेई मेन, मेडिकल, कॉमर्स और यहाँ तक कि जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स और बोर्ड वगैरह परीक्षाओं की तैयारी कराता है और लगभग 80 शहरों में हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो इस अवसर पर रेजोनेंस पूरे परिवार के लिए आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? 21 वर्ष पूरे हो रहे हैं 11 अप्रैल को। 21 वर्ष पूरे होने पे मेरी तरफ से पूरे रेजोनेंस परिवार को शुभकामनाएं। और जिस तरह से आपने IIT की कोचिंग में की तैयारी करा के और इतने अच्छे से उसमें पूरे जो बच्चों की मदद करते हैं, आप जिस तरह से पढ़ाते हैं, जो आपका स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा हुआ हूँ यहाँ पे, तो जिस तरह से आप उसको कराते हैं, ऐसे उसी तरह से मेडिकल, कॉमर्स और जो छोटे बच्चों को आप जो पढ़ा रहे हैं, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप बस इट इज़ नॉट जस्ट टीचिंग, आप बच्चों का करियर, उनका भविष्य और बच्चों का भविष्य ही इस देश का भविष्य है। तो आप इस देश का भविष्य को बनाने में योगदान दे रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। और और मैं चाहूँगा कि रेजोनेंस इसी तरह से और अच्छा करता रहे और नाम करे, अपना भी नाम करे, ताकि बच्चे सेलेक्ट हों, बच्चे अपने जो करना चाहें उस मकसद में कामयाब हो, उसमें रेजोनेंस उनकी हेल्प करे, और जिससे अपना देश आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति होगी। थैंक यू। तो बच्चों, अभी सुन रहे थे आप शशांक सर को, जो कि इस समय भारतीय रेलवे में डेप्यूटी चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और रेजोनेंस के एलुमनी रह चुके हैं। इनके सक्सेस समरी या इनकी सफलता की कहानी को आपने इन्हीं के शब्दों में सुना है, और आगे भी हम इस तरीके की सक्सेस स्टोरीज़ आपके सामने लाते रहेंगे। रेजोनेंस के और एलुमनी और सक्सेस स्टोरीज़ को देखते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।